वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। लास्ट क्लास में हम लोग स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर पढ़े थे और अब डीसी मशीन का लास्ट टॉपिक स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर ये पढ़ना है। स्पीड कंट्रोल का मतलब क्या होता है? स्पीड कंट्रोल का मतलब है कि सेम लोड को किसी डिफरेंट स्पीड पे मूव कर पाना या सेम लोड को किसी डिफरेंट स्पीड पे मूव हम कैसे कर पाएं, यही है स्पीड कंट्रोल। इसमें हो सकता है कि स्पीड बढ़ाना भी पड़े और हो सकता है कि स्पीड घटाना भी पड़े। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपका फैन है, जब बहुत गर्मी पड़ती है तो आप उसको 5 पे चलाते हैं, हाईएस्ट स्पीड पे चलाते हैं। जब मिक्स का बरसात वगैरह का मौसम है तो आप चाहते हैं कि उसको 3 पे चलाएं, 4 पे चलाएं, इस तरह से। तो एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, लोड तो वही है फैन, लेकिन उसको हम लोग अलग अलग स्पीड पे चला पा रहे हैं। तो ये क्या है, स्पीड कंट्रोल टेक्निक है। ट्रेन्स जिसमें कि डीसी मोटर्स का यूज होता है और भी ट्रेन्स, तो उसमें भी क्या है, लोड सेम है, बॉगीज, पैसेंजर्स, लेकिन जब स्टेशन से निकलती है तो स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है, फिर एक पीक पे जाता है, फिर कुछ देर उस पर कांस्टेंट रहता है, फिर अगले स्टेशन पे रुकने के लिए फिर स्पीड घटती है। तो हम क्या कर रहे हैं, लोड को अलग अलग स्पीड पे चला पा रहे हैं स्पीड कंट्रोल के मेथड से। अगर स्पीड कंट्रोल का मेथड ना रहे तो ये लोड में स्पीड का वेरिएशन हम नहीं कर पाएंगे। तो इस टॉपिक में हम यही समझेंगे कि आखिर एक डीसी मोटर के स्पीड को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं विद द सेम लोड। लोड वही है, ऐसी जरूरत काफी पड़ती है प्रैक्टिकली इंडस्ट्रीज में और भी जगह, है ना, कि कोई लोड है, उसको आज किसी और स्पीड पे चलाना है, कल किसी और स्पीड पे उसको मूव करने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये स्पीड कंट्रोल कैसे करते हैं एक्चुअली, ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। और इसमें बेसिकली 2 मोटर्स का आपको पढ़ना है, शंट और सीरीज का स्पीड कंट्रोल मेथड। तो स्पीड कंट्रोल अगर हमको जानना है तो बेसिकली हमको ये जानना पड़ेगा कि आखिर जो स्पीड है वो किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। जैसे जनरली जो इक्वेशन है आपका डीसी मोटर्स के लिए वो ये होता है, Vt इक्वल टू Ea प्लस Ia Ra। ये मैंने शंट मोटर का लिखा है, हाँ, लेकिन अगर सीरीज मोटर होगा तो क्या होगा, इसमें Ra प्लस Rc आ जाएगा, कंपाउंड होगा तो भी वही आ जाएगा। तो ये एक जनरल इक्वेशन, और Rse स्मॉल, तो हम एक जनरल इक्वेशन ऐसे ही लिखे, शंट मोटर के लिए मान लीजिए लिखे, वो सबके लिए एक ही जैसा है। तो Vt इक्वल टू Ea प्लस Ia Ra, और हम लोग जानते हैं कि Ea इक्वल टू K फाई ओमेगा एम होता है, और ओमेगा एम क्या है, स्पीड, बस यूनिट अलग है, रेडियन पर सेकेंड में है। हालांकि इससे हम लोग आरपीएम भी निकाल सकते हैं, आरपीएस भी निकाल सकते हैं। हमको पता है कि ओमेगा एम इक्वल होता है 2 पाई एन, वेयर दिस एन इज इन आरपीएस। तो अगर इसको हम यहाँ पुट करें तो Vt इक्वल टू Ka फाई ओमेगा एम प्लस Ia Ra, और यहां से अगर ओमेगा एम निकालें तो क्या हो जाएगा, Vt माइनस Ia Ra, Vt माइनस Ia Ra अपॉन Ka फाई, ठीक है। तो ये एक जनरल आपको स्पीड का एक जनरल एक्सप्रेशन है। अब स्पीड कंट्रोल के टॉपिक में हम लोगों को सीखना है तरीका, मेथड्स, कि कैसे हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल मतलब सिर्फ रोकना ही नहीं होता है, बढ़ाना घटाना दोनों इसमें इन्वॉल्व है। तो देखिए, ओमेगा एम किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। K तो कांस्टेंट है, फ्लक्स को बढ़ाया घटाया जा सकता है ना, फ्लक्स को चेंज किया जा सकता है। आप कहेंगे सर शंट मोटर में तो फ्लक्स कांस्टेंट होता है, बिल्कुल कांस्टेंट है, लेकिन तभी तक कांस्टेंट है ना जब तक कि उसका शंट फील्ड का रेजिस्टेंस कांस्टेंट है।
अगर हम शंट फील्ड के रेजिस्टेंस को किसी तरह से वैरी कर लें तो उससे जो करंट पास करेगा वो वैरी हो जाएगा और फ्लक्स वैरी हो जाएगा, है कि नहीं? तो करेंगे ये सब चीजें। तो एक तो फ्लक्स को वैरी करके भी आप स्पीड को वैरी कर सकते हैं, ठीक है? और क्या कर सकते हैं? ये टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज को भी वैरी करके आप स्पीड को वैरी कर सकते हैं। जो फैन में, जो मैंने आपको बताया कि रेगुलेटर का जो सिस्टम है वो इसी बेसिस पर काम करता है। जब आप फैन को 5 नंबर पे रखते हैं तो जो भी आपके घर पे जो वोल्टेज आ रही है 220 वोल्ट 230 वोल्ट जो भी आ रही है वो पूरा का पूरा वोल्टेज मिलता है आपके फैन को, तो ज्यादा स्पीड पे चलता है। क्योंकि आप देख रहे हैं इसको बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी, है कि नहीं? और जब आप 4 पे रखते हैं तो आपको उस वोल्टेज से कुछ कम वोल्टेज आप फैन को देते हैं, 3 पे रखते हैं तो और कम वोल्टेज देते हैं, 2 पे रखते हैं तो और कम वोल्टेज देते हैं। तो वोल्टेज को रेगुलेट करके स्पीड को रेगुलेट करते हैं। तो ये भी एक तरीका है वीटी को रेगुलेट करके स्पीड को रेगुलेट करना। हालांकि जो फैन आपके घर में है वो एसी मोटर है, लेकिन मैंने जस्ट ये एग्जांपल दिया स्पीड के कंट्रोल का। एक और भी है आरए, आर्मेचर रेजिस्टेंस। आर्मेचर रेजिस्टेंस को भी अगर हम चेंज करें, किस तरह से करेंगे वी विल सी, लेकिन आर्मेचर रेजिस्टेंस को भी अगर चेंज करेंगे तो भी स्पीड को चेंज किया जा सकता है। आप कहेंगे सर आईए को चेंज करें, तो आईए जो है वो तो वीटी और आरए पे ही डिपेंडेंट है। आप वीटी को चेंज करेंगे तो भी आईए चेंज होगा और आरए को चेंज करेंगे तो भी आईए चेंज होगा। तो अल्टीमेटली ये तो चेंज होना ही है, ठीक है? तो बेसिकली 3 तरीके हैं स्पीड को कंट्रोल करने के, फ्लक्स को कंट्रोल करके, टर्मिनल वोल्टेज को कंट्रोल करके और लास्ट आरए को, आर्मेचर रेजिस्टेंस को कंट्रोल करके, ठीक है? तो ये 3 मेथड है और आपको तीनों मेथड पढ़ना है, ठीक है ना? स्पीड कंट्रोल के ये तीनों मेथड्स आपको पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हम लोग स्टार्ट करें पहला मेथड। उससे पहले 2 टर्म की आपको जानकारी होनी चाहिए। एक है बेस स्पीड, बेस स्पीड और रेटेड स्पीड। बेस स्पीड नहीं, रेटेड स्पीड, बेस स्पीड, ठीक है? इसमें हम आपको और बताते हैं नो लोड स्पीड और फुल लोड स्पीड, ठीक है? नो लोड स्पीड, फुल लोड स्पीड और बेस स्पीड क्या है ये? नो लोड स्पीड तो आप जानते हैं कि मोटर में अगर कोई लोड नहीं लगा हुआ हो, नो लोड कंडीशन में हो, तब जो स्पीड होगी वो क्या होगा? नो लोड स्पीड। कोई लोड नहीं, सिर्फ फ्रिक्शन एज ए लोड, तब जो स्पीड होगा वो क्या होगा? नो लोड स्पीड। फुल लोड स्पीड हर मोटर की एक रेटिंग होती है। जैसे मान लीजिए कोई मोटर है 250 वोल्ट 12 किलोवाट, ये इस मोटर की रेटिंग है ना कि ये मैक्सिमम कितना पावर दे सकता है? 12 किलोवाट पावर दे सकता है। इससे ज्यादा अगर आप पावर का इसे डिमांड करेंगे तो करंट की वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ओमिक लॉस के कारण मशीन जल सकता है। तो ये इसकी मैक्सिमम पावर गिविंग कैपेसिटी है 12 किलोवाट। अब जब ये मोटर 12 किलोवाट इसकी रेटिंग है मैक्सिमम और 12 किलोवाट का ही लोड लगा दें इसके साथ, है ना, तब जो स्पीड होगी वो क्या होगा? फुल लोड स्पीड। निकाल सकते हैं हम, है ना, 250 वोल्ट है 12 किलोवाट है तो कितने स्पीड पे घूम रहा है? यू कैन डू। अगर सारा डाटा हम दे दें आपको, फाई लॉसेस ये सब, तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन जब जो इसकी रेटिंग है उसी उतने ही रेटिंग का अगर लोड लगा दिया जाए तब जिस स्पीड पे घूमेगा वो क्या होगा? फुल लोड स्पीड। ये नो लोड हो गया, फुल लोड। बेस लोड क्या है? बेस लोड का मतलब है बेस स्पीड क्या है? बेस स्पीड का मतलब है कि सपोज कि ये आपका जो है 250 वोल्ट 12 किलोवाट इसकी रेटिंग है और अभी सपोज 10 किलोवाट का ही लोड लगाया हुआ है, ठीक है? अभी कितना लोड लगा हुआ है? 10 किलोवाट का लोड लगा हुआ है। 12 किलोवाट तो मैक्सिमम रेटिंग है,
लेकिन अभी 10 किलोवाट का लोड लगा हुआ है, तो 10 किलोवाट के लोड को जिस स्पीड पे घुमा रहा होगा वही क्या कहलाएगा, बेस स्पीड, है ना। बेस स्पीड क्या है, 10 किलोवाट के लिए जो स्पीड होगी वो बेस स्पीड होगा। नो लोड जो है 1 से 2 किलोवाट जो फ्रिक्शनल लोड है उसके लिए जो स्पीड होगा वो नो लोड स्पीड होगा। और अगर 12 किलोवाट लोड को मूव करेगा तो जिस स्पीड पे करेगा वो क्या होगा, फुल लोड स्पीड। तो एक तो टर्म आपको ये जानना था कि बेस स्पीड क्या है। दूसरा एक और भी टर्म है, ये सब न्यूमेरिकल्स का पॉइंट है। दूसरा एक और भी टर्म है स्पीड रेगुलेशन। स्पीड रेगुलेशन हम लोग कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ चुके हैं कि डीसी मोटर के लिए जो नो लोड स्पीड होती है वो हाईएस्ट होती है, नो लोड स्पीड सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। और जैसे जैसे लोड बढ़ता है वैसे वैसे स्पीड घटता है ना। फुल लोड स्पीड कम होती है नो लोड स्पीड के कंपैरिजन में, ये हम लोग जानते हैं। तो स्पीड रेगुलेशन क्या है, इसको डेल ओमेगा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और डेल ओमेगा एम क्या है, डिफरेंस इन स्पीड बिटवीन, है ना, नो लोड स्पीड एंड फुल लोड स्पीड, एंड ओमेगा एफ एल हम लिख रहे हैं, फुल लोड स्पीड डिवाइडेड बाय बेस स्पीड। अगर आपसे पूछा जाए कि स्पीड रेगुलेशन बताइए, तो सपोज इसकी फुल लोड स्पीड है 1000 आरपीएम, है ना, नो लोड स्पीड है आपको 1500 आरपीएम, और ये 10 किलोवाट है ना, तो ये जो होगा इसके और इसके बीच का होगा समथिंग सपोज इट इज 1200 आरपीएम। जैसे जैसे लोड बढ़ता है वैसे वैसे स्पीड घटती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो स्पीड रेगुलेशन क्या होगा, नो लोड स्पीड और फुल लोड स्पीड के बीच का डिफरेंस। तो ये है 1500, ये है 1000, कितना हो 500, और डिवाइडेड बाय बेस स्पीड जो कि कितना है 1200। दिस इज स्पीड रेगुलेशन। स्पीड रेगुलेशन क्या है, किसी भी लोड के लिए अगर हमको स्पीड रेगुलेशन निकालना है तो वो होगा फुल लोड स्पीड माइनस नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड डिवाइडेड बाय बेस स्पीड, ठीक है। तो ये दो टर्म्स आपको ध्यान में रखना, नोट्स में भी चला जाएगा आपको। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पीड रेगुलेशन का फर्स्ट मेथड, विच इज स्पीड रेगुलेशन बाय वेरीइंग द आर्मेचर रेजिस्टेंस। आर्मेचर रेजिस्टेंस को वेरी करके कैसे स्पीड को रेगुलेट करेंगे उसको देखते हैं। और सबसे पहले देखेंगे शंट मोटर के लिए, और उसके बाद फिर देखेंगे सीरीज मोटर। देखिए, स्पीड कंट्रोल बाय वेरिंग आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए शंट मोटर के लिए, ठीक है। शंट मोटर का अगर हम लोग सर्किट डायग्राम बनाएं तो दिस इज टर्मिनल वोल्टेज VT, और उसके बाद फिर यहाँ पे आर्मेचर रेजिस्टेंस लगाते हैं, फिर यहाँ ये प्लस, और यहाँ पैरेलल में RSH। करंट इधर से आता है, इधर बढ़ता है, इधर बढ़ता है, टॉर्क बढ़ता है। देखिए, स्पीड कंट्रोल बाय वेरिंग आर्मेचर रेजिस्टेंस, पहले तो ये समझते हैं कि आखिर इसको करते कैसे हैं, और उसके बाद देखेंगे कि न्यूमेरिकली ये होता कैसे, ठीक है। देखिए, आर्मेचर रेजिस्टेंस को वेरी कर रहा है। आर्मेचर रेजिस्टेंस होता क्या है, आपके जो डीसी मोटर है उसका जो रोटर वाला पार्ट है, रोटर के अंदर में जो वाइंडिंग की गई है स्लॉट्स में, हम लोगों ने पढ़ चुका है कंस्ट्रक्शन पार्ट में कि स्लॉट्स में जो वाइंडिंग करते हैं, लैप वाइंडिंग या वेव वाइंडिंग, उन सभी वाइंडिंग्स का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है वही क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस, जानते हैं आप, जिसको कि हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये रेजिस्टेंस ब्रश और इस पॉइंट के बीच का है, ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है। ब्रश और इस पॉइंट के बीच का कोई रेजिस्टेंस RA नहीं है। RA इज एक्चुअली द रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर, रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। लेकिन आर्मेचर रेजिस्टेंस किसका रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस है, रोटर का रेजिस्टेंस है, रोटर के इंटरनल वाइंडिंग्स का रेजिस्टेंस है ना। तो हम ये कर रहे हैं कि स्पीड कंट्रोल को वैरी करेंगे आर्मेचर के रेजिस्टेंस को वैरी करके। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब मान लो कि ट्रेन चल रही है और अब हमको स्पीड को वैरी करना है,
तो क्या हम रोटर खोल के उसके वाइंडिंग्स को खोल के फिर कट करें, या कट करें, रेजिस्टेंस चेंज करें, फिर लगाएं? इतना टाइम रहता है? ऐसा नहीं है ना, और ऐसा बकवास है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली में क्या करते हैं कि आर्मेचर का रेजिस्टेंस तो जैसा है वो वैसा ही है, हम उसको नहीं चेंज करेंगे, दैट विल रिमेन सेम, ठीक है। लेकिन तो इस चीज को समझाने के लिए हम आपको यहां से आरए को गायब कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हम जानते हैं कि आरए है इसमें, हम इसको यहां बना देते हैं ऐसे, थोड़ा इसको छोटा बना लेते हैं, ठीक है, और इसको हम यहां लगाएंगे आर्मेचर रेजिस्टेंस आरए, ठीक है। ये हमको पता है आरए इसके अंदर का, लेकिन रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं तो हम यहां भी हम ऐसे करते हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है कि इस मेथड के लिए हम लोग, आपको पता है रोटर के वाइंडिंग्स होते हैं, उसके बाद ऊपर में ये वाइंडिंग्स आगे जाकर के कम्यूटेटर से कनेक्टेड होते हैं शाफ्ट पर, कम्यूटेटर भी शाफ्ट पे होता है, इधर पूरा रोटर है, यहाँ पे कम्यूटेटर है, रोटर के वाइंडिंग्स कम्यूटेटर पे आते हैं और कम्यूटेटर से फिर ब्रश उनको कलेक्ट कर देता है। तो इस मेथड में क्या करते हैं कि जैसे ये जो ब्रश का टर्मिनल है, ये ब्रश का टर्मिनल है, और ये जो टर्मिनल है जो कि यहाँ बैटरी के, ये टर्मिनल पॉजिटिव मान लीजिए, प्लस माइनस, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ये पॉइंट, और ब्रश से जो टर्मिनल निकला, ब्रश से जो टर्मिनल निकला और बैटरी से जो बैटरी का जो पॉजिटिव होगा, उनके बीच में लगाते हैं एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, है ना, उनके बीच में लगाते हैं एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। आरए हमको पता है कि ये इसके अंदर क्या है और इसके साथ सीरीज में वो होगा, लेकिन हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा करके, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा करके क्या किया, टोटल इसका रेजिस्टेंस ही इस पूरे पाथ का चेंज कर दिया। ये होता है वेरिंग आर्मेचर रेजिस्टेंस, ठीक है। आर्मेचर रेजिस्टेंस तो इसके अंदर का है, उसको हम नहीं वेरी कर सकते हैं, है ना। तो हम करते क्या है कि ब्रश का जो टर्मिनल है, ब्रश से जो आउटपुट निकला, ब्रश तो मूव नहीं करता, वो तो अपनी जगह फिक्स है, तो ब्रश से जो टर्मिनल निकला और जो बैटरी के पॉजिटिव एंड से आ रहा है, इन दोनों के बीच में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं, और इस तरह का इस पे एक, इसको जॉकी कहिए या जो कहिए, ऐसा कुछ कनेक्शन होता है, ठीक है ना। जब ये पॉइंट यहां पर है तो कितना रेजिस्टेंस आपके सर्किट में है, ये वाला, ये वाला, ऊपर वाला। क्यों? क्योंकि जब कोई करंट आएगा यहां पर इस तरह से, तो इतने रेजिस्टेंस से होने के बाद यहां से यहां इसको शॉर्ट पाथ दिख रहा है, इधर शॉर्ट पाथ है, इधर रेजिस्टेंस है, तो क्या इसमें, इस पार्ट में कोई करंट जाएगा? नहीं जाएगा। जो करंट आएगा वो इस रेजिस्टेंस से होते हुए ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इस जॉकी को हम लोग मूव करके यहां रख लें, रख सकते हैं, तब इसका अगर यहां पर है तो इसका मतलब है कि हम कोई भी स्पीड कंट्रोल का टेक्निक यूज नहीं कर रहे, उसको नॉर्मल स्पीड पे चला रहे हैं, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस सीरीज में नहीं, ये पूरा का पूरा यहां से सीधे करंट ऐसे आ जाएगा। सिर्फ आर्मेचर रेजिस्टेंस है आरए, उसके साथ कोई रेजिस्टेंस ऐड नहीं हुआ है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे बढ़ाते जाएंगे इसको, वैसे वैसे रेजिस्टेंस ऐड होता जाएगा, और उसका प्रभाव क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि आखिर इसको वैरी करते कैसे हैं। तो वैरी कैसे करते हैं, ब्रश के टर्मिनल और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं और उसके रेजिस्टेंस को वैरी कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं है, एक सिस्टम मूवमेंट का सिंपल होगा, जिसको जैसे जैसे हम लोग मूव करेंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस वैरी होगा और स्पीड वैरी होगी। इसमें आपको वो खोलने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल है। ये किया जाता है, और इसको, ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसको नाम दिया जाता है, आरजी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको नाम देते हैं कंट्रोलर, ठीक है। कंट्रोलर क्यों? क्योंकि स्पीड कंट्रोल इसी के माध्यम से हो रहा है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कंट्रोलर। तो बेसिक जो सर्किट डायग्राम होगा उसमें ये कंट्रोलर भी होगा, यहाँ पर एक आरए भी होगा, और फिर इस तरह से ये होगा। यहाँ पर आरए तो है ही, वो तो हमको पता है कि रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, और यहाँ पर ये तो है ही, ठीक है ना। तो दिस इज द सर्किट डायग्राम
फॉर स्पीड कंट्रोल वैरिंग आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो कैसे करते हैं ये आपने समझा कि आखिर कनेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द सर्किट डायग्राम। अब देखना ये है कि जब हमने कनेक्शन कर दिया तो अब ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है ना, आखिर स्पीड कंट्रोल होता कैसे है। तो उसके लिए देखिए स्टार्टिंग में सपोज कि आपको स्पीड कंट्रोल की जरूरत नहीं है, आपके पास सारा सेटअप है, आप कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए स्टार्टिंग में आपका ये जॉकी यहाँ पर है, ठीक है ना, तो उस समय इक्वेशन क्या बनेगा, Vt इक्वल टू IA1। IA1 मेरे लिखने का मतलब ये है कि जब हमने कोई भी कंट्रोल मेथड यूज नहीं किया, ये इस पोजीशन पर है, तो Vt इक्वल टू EA1 प्लस IA1 इंटू RA, क्योंकि और तो कुछ है नहीं इसमें, है ना। तो IA1 हम यहाँ EA1 को डायरेक्ट K5 ओमेगा M1 लिखा है, तो IA1 क्या हो जाएगा, Vt माइनस EA1, इसको लिख रहे हैं Ka5 ओमेगा M1। देखिए phi1 नहीं होगा या phi2 फ्लक्स चेंज नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ वोल्टेज भी हम नहीं चेंज कर रहे हैं, वोल्टेज भी फिक्स है और आर्मेचर का रेजिस्टेंस भी फिक्स है ना, वोल्टेज भी फिक्स है और आर्मेचर का रेजिस्टेंस भी फिक्स है। इसलिए सॉरी आर्मेचर का नहीं, फील्ड का रेजिस्टेंस भी फिक्स है, इसलिए फ्लक्स आपका चेंज नहीं होगा, फ्लक्स वैसा ही रहेगा और स्पीड में तो वेरिएशन होगा, तो वो तो देखेंगे। तो IA1 इक्वल टू Vt माइनस EA1 Ka5 ओमेगा M1 डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय R। ये होगा करंट जब आपने कोई स्पीड कंट्रोल नहीं यूज किया, ये यहाँ पर, ठीक है। अब अच्छा इस इंस्टेंट पर EA1 क्या है, EA1 इक्वल टू K5 ओमेगा M1 और टॉर्क क्या है, TE1 Ka5 IA1, ठीक, ऐसा कुछ है, सही है। और हम यहाँ पे अगर लिख दें ओमेगा M1, इसको भी लिख देते हैं, ओमेगा M1 क्या हो जाएगा, Vt माइनस IA1 RA अपॉन Ka। यहीं से निकाले हम, यहाँ के वो पहले भी हम लोग कर चुके हैं। कुछ ऐसा होगा जब आपने कोई भी स्पीड कंट्रोल का मेथड यूज नहीं किया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम मूव करते हैं, हमको स्पीड कंट्रोल करना है, तो हमने इसको मूव किया और मूव करके एक रेजिस्टेंस Rg को इसके साथ सीरीज में लिया है। अब आप ये सोचिए इन फॉर्मूलाज को देख करके कि कौन कौन सी चीज तुरंत चेंज हो जाएगी। जैसे ही आप इसको यहाँ मूव करेंगे, कौन सी चीज तुरंत चेंज होगी, ऑब्वियसली स्पीड तो तुरंत चेंज नहीं होगा, स्पीड एक मैकेनिकल चीज है ना, तो मैकेनिकल चीज को चेंज होने में टाइम लगता है ना, मैकेनिकल के बदले जल्दी चेंज नहीं होते हैं, टाइम लगता है, इलेक्ट्रिकल के जल्दी चेंज होता है। जैसे ही Rg हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे Ra प्लस Rg हो जाएगा, है ना, और करंट IA1 की वैल्यू से घट जाएगा तुरंत एब्रप्टली। जैसे ही आप Rg लगाएंगे, करंट की वैल्यू Ra प्लस Rg हो जाएगी। तो जैसे ही आपने इसमें इसको नीचे मूव किया, वैसे ही करंट की वैल्यू आ गई। हम यहाँ पे लिख रहे हैं आफ्टर Rg इज एडेड। Rg को जैसे ही ऐड करेंगे, वैसे ही IA2 करंट की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी Vt माइनस Ka5 ओमेगा M1। जस्ट हम उस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, स्पीड एकाएक चेंज नहीं होगा, लेकिन करंट एकाएक घट के हो जाएगा Ra प्लस, ठीक है। और ये ओमेगा M1 अभी तुरंत स्पीड नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है। टॉर्क K5 IA1, चूंकि टॉर्क होता है Ka5 Ia, इसलिए टॉर्क की वैल्यू चूंकि IA2 घट गया, इसलिए टॉर्क भी घट जाएगा, IA2 भी घट गया, टॉर्क भी घट गया। करंट और टॉर्क दोनों घट गए, एकाएक घट गए। लोड तो वही है, लोड में तो कोई चेंज नहीं हुआ, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क घट गया, तो क्या होगा, स्पीड घटने लगेगी, स्पीड घटना शुरू हो जाएगा। जैसे ही स्पीड घटना शुरू होगा, वैसे ही आपका EA की वैल्यू घटने लगेगी, EA1।
ये की वैल्यू घटने लगेगी, और ये की वैल्यू जैसे ही घटने लगेगी वैसे ही IA1 बढ़ने लगेगा। बात समझिए क्या हुआ, पहले किसी करंट और किसी टॉर्क किसी स्पीड पे चल रहा था, जैसे ही आपने इस रेजिस्टेंस को ऐड किया, करंट एक बैग घट के कम वैल्यू पर आ गया, टॉर्क एक बैग घट गया, है ना, और स्पीड अब धीरे धीरे घटना शुरू हुआ। जैसे जैसे स्पीड घटेगा वैसे वैसे करंट फिर बढ़ने लगेगा, ठीक है ना, और करंट बढ़ने लगेगा तो टॉर्क भी बढ़ने लगेगा, और फिर वही कहानी, धीरे धीरे करंट बढ़ेगा, मतलब इट विल नॉट टेक मच टाइम, बहुत कम समय में ये होगा, लेकिन करंट बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा, स्पीड घटता रहेगा। ये कब तक चलेगा, जब तक वापस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो पहले था टॉर्क TE1 वापस इसके बराबर ना हो जाए, तब तक ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलेगा। और जब ये उसके बराबर हो जाएगा तो कहेंगे कि स्टेडी स्टेट आ गया। अब हम यहाँ लिख रहे हैं एट स्टेडी स्टेट। एट स्टेडी स्टेट देखिए TE स्टेडी स्टेट इक्वल टू TE1, पुराने वाले पे ही पहुंच जाएगा जो लोड था उस समय। तो TESS हम लिख सकते हैं क्या, KA phi ISS इक्वल टू TE1 क्या है, KA phi IA1। स्टेडी स्टेट पे जब टॉर्क बराबर होगा तो मान लेते हैं कुछ करंट होगा, करंट बढ़ते बढ़ते वहां तक पहुंचा, टॉर्क भी बढ़ते बढ़ते वहां तक पहुंचा, है ना, तो टॉर्क तो इसके बराबर है, यानी KE phi ISS स्टेडी स्टेट पर जो करंट है आर्मेचर करंट वो बराबर है KE phi IA1। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि KA phi it will get cancelled, यानी IASS इक्वल टू IA1। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि करंट एक बैग घटा और उसके बाद जब बढ़ना शुरू हुआ तो स्टेडी स्टेट पे वापस करंट उतना ही हो जाएगा जितना पहले कभी नॉर्मल स्पीड पे था, ठीक है ना, यानी ओमेगा m1 पर जो स्पीड थी, सॉरी जो करंट था वही करंट अब घट करके स्पीड घट गई, स्पीड हैज गॉट रिड्यूस्ड, वो भी हम लोग देखेंगे अभी, स्पीड घट गई, लेकिन अब जब स्टेडी स्टेट पहुंचा तो भी करंट तो बढ़ रहा था, तो करंट बढ़ करके फिर अपने पुराने वैल्यू पर ही आ गया, टॉर्क भी पुराने वैल्यू पर आ गया और करंट भी पुराने वैल्यू पर आ गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे। अब देखिए मेन पॉइंट हमको ये निकालना है, स्पीड कितना घट हुआ, तो ओमेगा m2 क्या हो जाएगा, Vt तो नहीं चेंज हुआ है, Vt माइनस करंट भी नहीं चेंज हुआ, मतलब चेंज तो हुआ, एक बैग घटा लेकिन फिर से बढ़ करके वहीं पहुंच गया। तो जब स्पीड ओमेगा m2 कहिए या ओमेगा mss कहिए, नो प्रॉब्लम, स्टेडी स्टेट का स्पीड कहिए या घट करके जो स्पीड हुआ वो कहिए, Vt माइनस IA1 इंटू RA नहीं है अब, RA प्लस RG डिवाइडेड बाई KFI, ठीक है, डिवाइडेड बाई KFI। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं EA1 अपॉन KFI, EA1 ही तो है ये, और ये क्या हो जाएगा EASS या EA जो भी कहिए EASS अपॉन KA, ठीक है। अब अगर हम ये देखने के लिए स्पीड तो घटी है, लेकिन उसका एक फार्मूला निकालने के लिए ताकि कैलकुलेशन एग्जांपल्स न्यूमेरिकल्स में आपको काम दे, तो उसके लिए ओमेगा m2 बाई ओमेगा m1, ओमेगा m2 ओमेगा mss लिखिए या m2 लिखिए, ओमेगा mss बाई ओमेगा m1 क्या हो जाएगा, EASS बाई EA1 इक्वल टू Vt माइनस IA1 इंटू RA प्लस RG अपॉन Vt माइनस IA1 इंटू RA। अब आप सोच के बताइए, देख करके बताइए, ये Vt यहाँ भी कॉमन है, IA1 यहाँ कॉमन है, इसमें एक एक्स्ट्रा एडेड है RA प्लस RG, तो ये ऊपर वाला वैल्यू छोटा होगा और नीचे वैल्यू बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर ओमेगा m1 इज ग्रेटर देन ओमेगा mss, है ना, स्पीड घट गई। तो देखिए इस मेथड से, यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस को ऐड करने वाले मेथड से आप बेस स्पीड से लोअर स्पीड प्राप्त कर सकते हैं, और कितने स्पीड के लिए कितना रेजिस्टेंस लगाना होगा इसके लिए आप इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, है
है ना। कि कितने स्पीड के लिए कितना, सपोज 1000 आरपीएम पे चल रहा था मोटर, है ना। सपोज हम जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, इसको और भी अच्छे से देखेंगे, लेकिन अभी आपको जस्ट सपोज एक 250 वोल्ट 1000 आरपीएम पे चल रहा था, है ना। आरए है 0.1 और आरजी है सपोज कितना कहें, सपोज 2 ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, या आरजी हमको नहीं पता है, ठीक है, आरजी हमको नहीं पता है, ठीक है। अब हम ये चाह रहे हैं, ये है डाटा, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, ठीक है ना। अब हम ये चाह रहे हैं कि इसी लोड को हम 800 आरपीएम पे घुमाएं, ठीक है ना। आर्मेचर करंट कैलकुलेट हो जाएगा, अभी हम आपको जस्ट बता रहे हैं कि आर्मेचर करंट आप 20 एम्पीयर सपोज, ठीक है। जो एक्चुअल क्वेश्चन आएगा उसमें आपको बता देंगे कि ऐसा है कि इस रेटिंग का है, 1000 आरपीएम पे चल रहा है, ये बेस स्पीड है, और अब हमको इसकी स्पीड को घटाना है, 800 आरपीएम करना है, तो कितना हम और रेजिस्टेंस को ऐड करें। तो आप बस इस फार्मूला को यूज कीजिए, है ना। यहाँ पर 2 पाई 2 पाई से कट जाएगा तो N2/N1 हो जाएगा, है कि नहीं। मतलब क्या कह सकते हैं, डिजायर्ड क्या है आपको 800, इनिशियल क्या है 1000, इक्वल टू बीटी कितना है 250 माइनस 20 इंटू 0.1 प्लस आरजी अपॉन 250 माइनस 20 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। और यहां से आप निकाल सकते हैं 0.8 इंटू 248 इक्वल टू 250 माइनस 2 और माइनस 20 आरजी। अब यहां से आप निकाल सकते हैं आरजी की वैल्यू, दिस इंप्लाइज दैट आरजी विल बी इक्वल टू जो भी होगा 250 माइनस 248 हो जाएगा। तो अगर हम इसको निकालें तो 0.8 इंटू 248 ये हो जाएगा आपको ये हो जाएगा 198.4 और ये 248 बन के आ जाएगा माइनस 248 डिवाइडेड बाय माइनस 20। तो ये कितना हो जाएगा 198.4 माइनस 248 डिवाइडेड बाय माइनस 20, ये 2.48 ओम, है ना। तो 2.48 ओम एक्स्ट्रा अगर रेजिस्टेंस ऐड कर दे तो हमको स्पीड कितनी मिल जाएगी 800। इट इज वेरी सिंपल, है ना। ये फार्मूला याद है तो आप शंट मोटर के लिए यूज करके इसको आप निकाल सकते हैं कि कितना रेजिस्टेंस लगाने पर कितनी स्पीड मिलेगी। ध्यान ये रखना है कि इस मेथड से आर्मेचर रेजिस्टेंस को वैरी करने के मेथड से आप बिलो स्पीड ही प्राप्त कर सकते हैं। बिलो किसके बिलो, बेस स्पीड के बिलो, बिना किसी स्पीड कंट्रोल मेथड के यूज करके जो स्पीड मिलेगा उससे कम स्पीड ही मिल सकता है। क्यों? क्योंकि आर्मेचर के साथ हम कुछ ऐड ही कर सकते हैं ना, मैक्सिमम उसको 0 कर सकते हैं, आरजी की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो कुछ तो बढ़ेगा, तो ऐड होगा, और ऐड होगा तो घटेगा स्पीड। तो स्पीड को कम करने के लिए ये मेथड है, स्पीड बढ़ाने के लिए भी देखेंगे मेथड, लेकिन स्पीड को कम करने के लिए ये मेथड है आपको बाय एडिंग बाय वैरिंग आर्मेचर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हम लोग करते हैं, एक न्यूमेरिकल है इसी टाइप का है। उस न्यूमेरिकल को हम चाहें तो इस फॉर्मूला से डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों को और पता करने के लिए हम लोग उस न्यूमेरिकल को डिटेल में करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है सिंपल कि एक शंट मोटर है, उसका टर्मिनल वोल्टेज 200 वोल्ट है और लोड करंट जो वो ले रहा है वो है 22 एम्पीयर और कितने स्पीड पे मूव कर रहा है 1000 आरपीएम पे, ठीक है। और उसका शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम, आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है 0.1 ओम, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर एक कंट्रोलर उसमें ऐड किया गया स्पीड कंट्रोल के लिए 2 ओम का, तो स्पीड क्या होगी। तो आप उस फार्मूला से डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे निकाल के देना है, 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो उसके लिए हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। स्टेप 1 में आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बना सकते हैं, है ना, आप चाहे तो बनाएं तो पॉज करके, लेकिन हम इसको आपको समझाने के लिए डिटेल में समझा रहे हैं। स्टेप 1, बिफोर
एडिंग आरजी, बिफोर एडिंग आरजी, आरजी को ऐड करने से पहले, ठीक है। आप देखिए यहां से अगर हम लोग IL 22 एम्पेयर दिया है, लोड करंट 22 एम्पेयर है, तो सिंस ISH शंट वाइंडिंग का करंट कितना होगा, I इक्वल टू V अपॉन R 200/100 2 एम्पेयर, तो IA कितना होगा, लोड करंट 22 एम्पेयर है ना, कुछ इस तरह का है। ठीक है, RSH RA RG ये है 22 एम्पेयर और ये हमने निकाल लिया 2 एम्पेयर, तो IA कितना होगा 20 एम्पेयर है ना, तो IA कितना है 20 एम्पेयर। ठीक है, बिफोर एडिंग RG इसको हम IA1 लिखेंगे, IA1 इक्वल टू 20 एम्पेयर। ठीक है, ओके। अब देखिए, ठीक है ना, अब निकालते हैं सिंस VT इक्वल टू IA1 RA प्लस EA1, देयरफॉर EA1 इक्वल टू क्या होगा, VT माइनस IA1 RA। VT कितना है 200 और माइनस IA1 RA मतलब 20 इंटू 0.1, यानी ये कितना हो जाएगा 198 वोल्ट। EA1 निकल गया 198 वोल्ट। अब सिंस EA1 इक्वल टू KA phi ओमेगा M1 इक्वल टू 198 और ओमेगा M1 आप निकाल सकते हैं N1 से, है ना, तो देयरफॉर KA phi कितना होगा, KA phi की वैल्यू 198 बाई ओमेगा M1। अब ये जरा ओमेगा M1 निकाल लें, कैपिटल N1 कितना है 1000, तो स्मॉल n1 कितना होगा 1000/60, जो कि आ जाएगा हमको लग रहा है 16.66 RPS। तो ओमेगा m1 क्या होगा 2πn1, जो कि हो जाएगा 6.28 इंटू 16.66, ये आ जाएगा आपको 1.89। ये आ रहा है 104.625, इस तरह से जो भी है इसको यहाँ पुट करेंगे तो 198/104.625, तो ये आ जाएगा 1.89। के फाई की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो TE1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क उस समय कितना लग रहा होगा, KA phi IA1, यानी 1.89 इंटू 20, ये कितना हो जाएगा 1.89 इंटू 20 37.8 न्यूटन मीटर। मतलब ये जो मैंने निकाला ये सारी चीजें क्या है, ये है आरजी को ऐड करने से पहले की चीजें। ठीक है, ओके। इसमें दो चीजें और छूट गई हैं, इनपुट पावर और आउटपुट पावर। इनपुट पावर कितना होगा VT इंटू IL, इनपुट पावर VT यानी 200 इंटू IL यानी 22, ये हो जाएगा 0 0 22 दूनी 4400 वाट। और आउटपुट पावर क्या होगा, टॉर्क इंटू ओमेगा m1, है कि नहीं, तो या EA1 इंटू IA1, वो भी वही चीज है, तो टॉर्क इंटू ओमेगा m1 करें तो 37.8, आउटपुट पावर का टाउ इंटू ओमेगा m, मैकेनिकल टर्म्स में देखें, इलेक्ट्रिकल में देखें तो EA इंटू I, तो 37.8 इंटू ओमेगा m जो कि आया था 104.625, तो जो भी है
0.8 into 104.3954.825 3954.8 वाट। बाकी जो है सो सब लॉस है। तो ये है बिफोर की सिचुएशन, ठीक है। उससे पहले जब आपका मोटर 1000 आरपीएम पे चल रहा था तो कुछ ऐसा सिचुएशन था। नाउ जस्ट आफ्टर एडिंग Rg इक्वल टू 2 ओम, Rg इक्वल टू 2 ओम ऐड करने के जस्ट बाद, तो जस्ट बाद क्या होगा कि आपका जो करंट है IA2 हम इसको लिख रहे हैं, ये हो जाएगा Vt माइनस EA1। जैसा मैंने कहा स्पीड एकाएक चेंज नहीं होती है, इसलिए EA1 एकाएक चेंज नहीं होगा, अपॉन RA प्लस RG। ये हो जाएगा 200 माइनस 198, EA1 आप देख रहे हैं 198 डिवाइडेड बाय RA 2.1, तो ये हो जाएगा 200 माइनस 198 इट विल बी 2 डिवाइडेड बाय 2.1, 0.952 एम्पियर। यानी कि जो स्पीड, जो करंट था पहले 20 एम्पियर, जैसे ही आप 2 ओम के कंट्रोलर को ऐड करेंगे करंट घट के एक बैक कितना हो जाएगा 0.952 एम्पियर, ठीक है। और ये तो सेम रहना है टॉर्क TE2, ये भी KA5IA2, K5 को तो सेम ही रहना है 1.89 इंटू 0.952। तो जरा देखिए 1.8 न्यूटन मीटर, जो ये है यही तो बराबर है लोड टॉर्क। लोड तो वही है, लोड तो चेंज नहीं हुआ, लोड 37.8 न्यूटन मीटर है और Rg को ऐड करते ही आपका टॉर्क घट करके कितना हो गया 1.8 न्यूटन मीटर। तो जब लोड टॉर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क से ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली स्पीड विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, स्पीड घटना शुरू होगा। और स्पीड घटना शुरू होगा तो जैसे जैसे स्पीड घटेगा वैसे वैसे आपका स्पीड घटेगा, वैसे वैसे EA1 घटेगा, है ना। जैसे जैसे स्पीड घटेगी वैसे वैसे EA1 घटेगा, EA1 घटेगा तो IA2 बढ़ेगा। और जैसा हम लोग लास्ट में देखें कि IA जो है आर्मेचर करंट फिर से वहीं पहुंच जाता है जहां पहले था, मतलब पहले कितना था 20 एम्पियर, ये फिर से बढ़ करके 20 एम्पियर हो जाएगा, उसको भी देखते हैं। अब इसके बाद वाला जो पार्ट है वो देखते हैं। एट स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट पे क्या क्या होगा? एट स्टेडी स्टेट TESS इक्वल टू TE1, या लोड टॉर्क कहिए या TE1 कहिए, जो भी कहिए, TL इक्वल टू KA5IA1। और TESS क्या है? TESS क्या है? दैट इज इक्वल टू KA5ISS। यानी कि IA इक्वल टू ISS इक्वल टू 20 एम्पियर। सबसे पहली बात तो ये पता चली कि स्टेडी स्टेट पर जो आपको वैल्यू होगा वो कितना होगा 20 एम्पियर ही होगा, ठीक है। स्टेडी स्टेट पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, करंट की वैल्यू क्या होगी 20 एम्पियर होगी, ठीक, गुड। अब आते हैं एक एक करके चीजों को देखते हैं। अब हम लोग निकालते हैं स्पीड घट करके कितना हुआ ओमेगा MSS। स्पीड घट करके कितना हुआ जो कि निकलेगा आपको, एक फार्मूला हम लोग वहां पे यूज किए थे, Vt माइनस IA इंटू IA1 इंटू RA प्लस RG अपॉन KA5। तो देखिए Vt कितना है 200 माइनस 20 इंटू RA है 0.1, ये है 2, तो 2.1 और डिवाइडेड बाय 1.89, ठीक है। तो देखते हैं जरा कितना आता है। पहले नॉर्मल कंडीशन पर ओमेगा m कितना था 104.625। अब कुछ घटना चाहिए, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो 200 माइनस 20 इंटू 2.1 डिवाइडेड बाय 1.89,
ये हो गया 83.597। अब आप इससे कॉरेस्पॉन्डिंग जो 83.597 रेडियन पर सेकेंड, अब आप इससे आरपीएम भी निकाल सकते हैं, शायद हम निकाले भी हुए हैं। तो ये जो आरपीएम आता है, सपोज शायद नहीं है निकला हुआ, आप लोग इसको निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसमें 798 समथिंग 798 आरपीएम आएगा जब आप निकालेंगे इसको, है ना। तो यानी कि स्पीड घट गई। अब स्पीड ये हो गई, तो क्या EASS, देखिए हमको ये जानना है कि इस प्रोसेस में क्या क्या हुआ कंप्लीट, इन सभी चीजों के बारे में, ठीक है। तो EASS क्या होगा, K5 ओमेगा MSS, यानी 1.89 into 83.597। तो ये वैल्यू कितनी होगी, ऊपर बिठाते हैं ताकि आपको ये सही से दिखाई दे। 1.89 into 83.597, तो ये हो गया 158 वोल्ट, है ना। तो पहले था 198 वोल्ट, और अब देखना ये है कौन कौन सी चीज घट रही है, कौन कौन सी चीज बढ़ रही है, और कौन कौन सी चीज कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो हम इधर मिटा, देखिए ये को हमने देख लिया, करंट हमने देख लिया, करंट जो पहले था वही रह गया, थोड़ी देर के लिए चेंज हुआ, घटा, फिर वापस वहीं पे आ गया। तो कह सकते हैं कि इस प्रोसेस में आर्मेचर करंट रिमेंस कांस्टेंट, और आर्मेचर करंट कांस्टेंट है तो मतलब लोड करंट भी कांस्टेंट है, क्योंकि ISH तो कांस्टेंट है। लोड करंट क्या होता है, IA प्लस ISH, और IA कांस्टेंट है, थोड़ी देर के लिए चेंज हुआ, बाकी कांस्टेंट है, और ISH कांस्टेंट है, तो कह सकते हैं कि IL कांस्टेंट है, लोड करंट कांस्टेंट है, ठीक है। IA कांस्टेंट रहा, लोड करंट कांस्टेंट रहा, टॉर्क थोड़ी देर के लिए घटा, फिर से हुई, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी कांस्टेंट रहा, स्पीड घट गई, EASS घट गया, और क्या क्या देखना है, टॉर्क तो पता ही, पावर इनपुट स्टेडी स्टेट कितना 200 वोल्ट और 22 सेम 4400 वाट। पावर इनपुट भी क्या है, सेम, हमने स्पीड कंट्रोल किया तो इनपुट पावर हम सेम ही ले रहे हैं। स्पीड कंट्रोल करने से इनपुट पावर पे कोई असर नहीं पड़ा, हम एक्स्ट्रा कोई भी बर्डन हमने बैटरी को नहीं दिया, स्पीड कंट्रोल हम कर लिए, है ना, लेकिन इनपुट पावर हम उतना ही ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आउटपुट पावर टॉर्क इनटू ओमेगा एम, तो टॉर्क तो सेम है 37.8 इनटू ओमेगा एम एसएस, ओमेगा एम एसएस कम हो गया है 83.597। तो जब आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 37.8 इंटू 83.597, ये आ गया आपको 3159, पहले था 3954, अब आ गया 31 आप कह सकते हैं 3160 वाट। इनपुट पावर तो सेम है, लेकिन आउटपुट पावर घट गया, घटना ही चाहिए क्योंकि टॉर्क इनटू ओमेगा एम, टॉर्क सेम है लेकिन स्पीड तो घट गई, तो आउटपुट पावर घट गया। इनपुट पावर सेम है, आउटपुट पावर घट गया, बाकी पावर कहाँ गया, बोलिए। इनपुट पावर सेम है, आउटपुट पावर पहले था इतना, अब हो गया इतना, तो बाकी पावर गया कहाँ, उस आरजी में ओमिक लॉस में, ठीक है नहीं, आरजी एक्स्ट्रा जो है उसमें ओमिक लॉस बढ़ गया ना, तो आरजी के ओमिक लॉस में वो पावर चला गया। अब जरा देखिए कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट रही हैं और कौन कौन सी चीजें घटी हैं, है ना, यही आपका ऑब्जेक्टिव का पॉइंट बनता है, जो मैंने आपको कहा था कि इस क्वेश्चन से, ऐसे तो आप लोग निकाल लिए होंगे ओमेगा एम उसी फॉर्मूला से, लेकिन ऑब्जेक्टिव का पॉइंट क्या बनता है कि स्पीड कंट्रोल अगर हम करते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस को वैरी करके शंट मोटर में, तो फर्स्ट पॉइंट IA रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। सेकंड, या हम चलो सेकंड पॉइंट, पावर इनपुट रिमेन्स कांस्टेंट। थर्ड पॉइंट, टॉर्क रिमेन्स
constant, electromagnetic torque remains constant. Fourth, EA decreases, EA घटता है in proportion to speed, speed जिस रेशियो से घटेगा उसी रेशियो से EA भी घटेगा. Fifth, speed decreases. और सिक्स्थ, पावर आउटपुट डिक्रीजेस, पावर आउटपुट भी घटेगा और उसी रेशियो में घटेगा जिस रेशियो में स्पीड घट रहा है. तो ये 6 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, इस मेथड का डिसएडवांटेज क्या होगा बताइए. एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट बाय इनपुट, है ना. पहले आपका आउटपुट ज्यादा था और इनपुट कुछ था. ये इस मेथड का डिसएडवांटेज है कि अब क्या हुआ, आपने जब स्पीड कंट्रोल यूज किया तो आउटपुट पावर घट गया, लॉस बढ़ गया. तो एफिशिएंसी क्या हुई, बढ़ गई कि घट गई? घट गई, एफिशिएंसी घट गई. आप जब स्पीड रेगुलेशन यूज करते हैं, इस मेथड को यूज करके आप स्पीड रेगुलेशन करते हैं, तो चूंकि जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आया उसमें लॉस होने लगता है, तो हम देख रहे हैं कि एफिशिएंसी घट जाती है. ठीक है, एफिशिएंसी घट जाती है. तो ये मेथड आप कर सकते हैं, बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि स्पीड आपकी घट जाएगी, सॉरी एफिशिएंसी घट जाएगी. और एफिशिएंसी घट जाएगी तो मतलब लॉस बढ़ गया, ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गया. और एक और इसमें बात हम बोलना चाह रहे थे, ठीक है ना. तो एफिशिएंसी वाइज ये आपको प्रॉब्लम है इसमें थोड़ा सा. और इसमें एक और चीज, थोड़ा सा एक फिगर है, ग्राफ, वो देख लीजिए. ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना. तो अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट इसका डिसएडवांटेज तो ये है कि इस मेथड को करने से एफिशिएंसी घट जाती है. लेकिन फायदा ये है कि इस मेथड को यूज करके आप बहुत ही स्लो स्पीड भी प्राप्त कर सकते हैं, है ना. क्रीपिंग कहता है कि क्रीपिंग मतलब रेंगना, बहुत स्लो स्पीड भी इस मेथड से आप प्राप्त कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन जितना ज्यादा आप स्लो स्पीड करना चाहेंगे उतनी ही ज्यादा लॉस बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा लॉस बढ़ेगा, है ना, उतना ही ज्यादा एफिशिएंसी घटेगा, उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा. इन सब चीजों को कंसीडर करते हैं. खैर, तो इसमें एक और जो लास्ट पॉइंट इसमें आपका रह गया, वो ये है कि स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक जो शंट मोटर का होता है वो आपको पता होगा, हमने पढ़ा था कि स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक जो शंट मोटर का है, ये नो लोड पर अगर ये है ना, तो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह से होता है. टॉर्क बढ़ता है तो स्पीड घटता है. ये अगर कर्व है Rg इक्वल टू 0 का, तो जब हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तो स्पीड और घट जाएगी. तो मान लीजिए शुरू से ही अगर लगाए हुए हैं तो नो लोड पे यही स्पीड है, ये सपोज ये Rg1 का है, ठीक है, ये Rg2 का है, ये Rg3 का है. आप हमको ये बताइए कि Rg1, Rg2 और Rg3 में सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा, क्या होगा? जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना स्पीड कम होगा, मतलब Rg3 इज हाईएस्ट. Rg3 सबसे ज्यादा है, Rg2 उससे कम, Rg1 उससे कम. ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट एनालिसिस स्पीड कंट्रोल बाय वैरिंग आर्मेचर रेजिस्टेंस फॉर ए शंट मोटर. अब जैसा शंट है बिल्कुल सेम वैसा सीरीज का भी बिल्कुल सेम चीज है. तो 5 मिनट में हो जाएगा. तो देखिए, सीरीज मोटर के लिए भी सब कुछ सेम है. यहाँ पर भी सिर्फ चेंज ये होता है कि आरएससी इसके साथ सीरीज में हो जाता है और फ्लक्स आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होता है, बस यही चेंज है. बाकी इसमें भी वही काम करते हैं. इस रेजिस्टेंस को ब्रश के बाद ही लगाते हैं. अब ब्रश के साथ सीरीज में ये होता है, तो यहाँ पर हम ऐसे कर दिए हैं, है ना. इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं, आरएससी के पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, इसके साथ टोटल सीरीज में होगा. मतलब 3 चीजें सीरीज में होंगी, आरए, आरजी, आरएससी. करेक्ट. तो इसमें भी सब कुछ सेम है. मान लीजिए आरजी लगाने से पहले करंट था आपका IA1 इक्वल टू क्या होगा, VT माइनस EA1 अपॉन RA प्लस RSC. हमको पता है कि फ्लक्स IA के प्रोपोर्शनल है, तो हम लोगों ने ले लिया फ्लक्स इक्वल टू K इंटू IA. ठीक है, अब EA1 क्या होगा, K इंटू फाई इंटू ओमेगा M1. फाई की जगह लिख सकते हैं K इंटू IA1 इंटू ओमेगा M1, नो प्रॉब्लम. टॉर्क क्या होगा, TE1 K इंटू फाई इंटू IA1, है ना. फाई की जगह पुट करेंगे K इंटू IA1
5 is proportional to I, तो phi1 will be equal to k into IA1, है ना। तो phi1 है ना will be k into ये IA1 होगा, IA1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, है ना, यहां से हम देख सकते हैं स्पीड को करेंगे तो Vt माइनस IA1 इंटू RA प्लस RAC डिवाइडेड बाई K इंटू K, ठीक है, इंटू IA1, K इंटू IA1 भी यहाँ है, ये हो गया ओमेगा m1 पहले का। जस्ट आफ्टर एडिंग Rg, जैसे ही हम Rg को ऐड करेंगे बस जो करंट की वैल्यू है या स्पीड एकाएक नहीं चेंज होगा, बस यहाँ पर RA प्लस RAC प्लस Rg आ जाएगा, करंट एक बैग घट जाएगा। सिमिलरली टॉर्क एक बैग घट जाएगा, करंट घट गया तो टॉर्क भी घट गया। फिर वही चीज होगी, टॉर्क घट गया लो टॉर्क से तो स्पीड फिर घटना स्टार्ट होगा, स्पीड घटेगा तो फिर आपका ये घटेगा, ये घटेगा, करंट बढ़ेगा और वापस फिर स्टेडी स्टेट आएगा। फिर से स्टेडी स्टेट पर देखिए, स्टेडी स्टेट पे क्या होगा, जो स्टेडी स्टेट पे टॉर्क होगा वो पहले के बराबर होगा, Te1 के बराबर, यानी TESS इक्वल टू Te1 इक्वल टू K इंटू IA1 स्क्वायर, हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं। और TSS क्या होगा, K phi SS और phi SS को क्या लिख सकते हैं, phi इज प्रोपोर्शनल टू ऑलवेज है, तो phi SS विल बी इक्वल टू K इंटू IASS, है ना, K इंटू IASS। तो ये अब यहाँ भी K इंटू K है, यहाँ भी K इंटू K, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा और ISS स्क्वायर इक्वल टू IA1 स्क्वायर, मतलब ISS इक्वल टू IA1। जो भी 6 कंडीशंस हमने शंट में पढ़ा पूरा का पूरा अप्लाई होता है सीरीज में भी, सीधे सीधे, नो एनी ये कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ISS इक्वल टू IA1, फिर ओमेगा m2 निकाल लीजिए, तो Vt माइनस IA1, क्योंकि दोनों बराबर है इसलिए ओमेगा m2 कहिए या ओमेगा mss कहिए, देयर इज नो एनी डिफरेंस। Vt माइनस IA1 इंटू RA प्लस RAC प्लस RG अपॉन K इंटू IA1 और ओमेगा mss बाय ओमेगा m1 करेंगे तो ये जो फार्मूला आएगा, इस फार्मूला से आपको अगर चाहे ऐसे पूछे कि इतना रेजिस्टेंस सीरीज मोटर में इतना रेजिस्टेंस ऐड करने पर क्या स्पीड मिलेगी, वो भी निकल जाएगा। या अगर ऐसे पूछे कि इतने स्पीड के लिए कितना रेजिस्टेंस लगाना होगा तो वो भी निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ आपका ये पहला जो स्पीड कंट्रोल का जो टेक्निक है, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ओमेगा m1 इज ग्रेटर देन ओमेगा mss। पहला जो टेक्निक है आर्मेचर रेजिस्टेंस को वैरी करके स्पीड कंट्रोल का कैसे करते हैं और कैसे कैसे पूरा प्रोसेस होता है वो सारा कुछ आप देखें। इस मेथड से आपको स्पीड बिलो बेस स्पीड ही मिल सकता है, और इसमें 6 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारा आपने देखा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकंड मेथड और थर्ड मेथड पढ़ेंगे, बाय चेंजिंग फ्लक्स, और तीसरा जो VT का है वार्ड लियोनार्ड इसको कहते हैं, उसको देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।